और ये राजघाट की आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। कल ही 17 महीने जेल में रहने के बाद छूटे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और उसके बाद सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये इस वक्त राजघाट की तस्वीर आपके सामने है। बापू को सिसोदिया का ये नमन। तो राजघाट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उनकी रिहाई हुई है 17 महीने के बाद और इसके बाद पहले हनुमान मंदिर वो गए और वहां से आने के बाद ये राजघाट की तस्वीर। संजय सिंह को भी आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना उनके साथ यहां पर मौजूद और साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट से कल बहुत बड़ी राहत मिली मनीष सिसोदिया को और ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। 17 महीने वो तिहाड़ जेल में रहे और 17 महीनों के बाद वो फिर जब छूटे हैं तो उन्होंने इसको बहुत बड़ी जीत बताया, संविधान की जीत बताया। और कल आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए आपको नजर आए। और आज की ये तस्वीर है, सबसे पहले हनुमान मंदिर गए, वहां पर दर्शन किए, आशीर्वाद लिया हनुमान जी का। उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं राजघाट। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। संजय सिंह यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, आतिशी मारलेना भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया को आपने देखा। कल जब जेल से छूटने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी तो उन्होंने इसको दोहराया था कि कानूनी लड़ाई को संविधान के माध्यम से उन्होंने जीत लिया कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत बड़ी राहत मिली और उन्होंने सीधे सीधे सरकार को भी कल छूटने के बाद कटघरे में खड़ा किया था। सीधे सीधे सरकार, केंद्र की सरकार पर उठाए थे कि उनको जानबूझ करके जेल के भीतर 17 महीनों तक रखा गया। ये आज की 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद उनकी रिहाई हुई और बापू को सिसोदिया का नमन, वो इस वक्त राजघाट में है। और तीसरी जो तस्वीर आपके सामने है वो हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए ये आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, संजय सिंह पहले छूटे, उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो इस वक्त भी तिहाड़ जेल में ही मौजूद हैं। अब सवाल उनको लेकर कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। उम्मीद ये जगाई जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से कि धीरे धीरे पहले संजय सिंह को राहत मिली, मनीष सिसोदिया आप जेल से बाहर आ गए हैं, अब रास्ता जो है वो साफ हो रहा है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से रिहा होंगे, छूटेंगे। ये बार बार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल उनकी जेल से रिहाई हुई और आज वो हनुमान मंदिर पहुंचे। उसके बाद अब ये राजघाट की तस्वीर, बापू को यहाँ पर नमन किया सभी ने बारी बारी और अभी वहीं पर मौजूद हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे आपको इसमें नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये तीसरी तस्वीर जब हनुमान मंदिर में पूजा करते हुए, वहां आशीर्वाद लेते हुए मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं। दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। दीपक, की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले आज उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद राजघाट पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा एक बूस्टर मिलेगा या कितनी बड़ी मजबूती मिलेगी। देखिए दीपा, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आम आदमी पार्टी को अपने बड़े लीडर्स की। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, पहले संजय सिंह भी थे, हालांकि 6 महीने बाद बाहर आए तो तब भी बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन मनीष सिसोदिया क्यों ज़रूरी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के पद पर रहे, पूरी कैबिनेट को देखते थे, दिल्ली में सरकार के पूरे कामकाज को देखते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ज़रूर हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी रहे हैं, इसलिए वो ओवरऑल जितनी भी राजनीति आम आदमी पार्टी की चलती है, जिसमें वो प्रचार प्रसार से लेकर अपने संगठन को तैयार करने से लेकर उसमें ज़्यादा काम पे ध्यान देते थे। लेकिन मनीष सिसोदिया का अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर उनका काम बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद से आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि जो सरकार में जिस तरीके से एलजी के बीच टसल चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रोक लगेगी। मनीष सिसोदिया मैनेज करना जानते हैं कि आगे सरकार कैसे चलानी है। दूसरी बड़ी बात यह कि संगठन में उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में
जब अरविंद केजरीवाल ने संगठन तैयार किया था उस वक्त उनके साथ सिर्फ मनीष सिसोदिया ही थे जो प्रमुखता से संगठन को बनाने का काम करते थे। तो अब जब राजघाट इस वक्त मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ये रहती है कि वो बापू के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हीं रास्तों पर, अंबेडकर के दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर राजनीति कर रहे हैं। और अब जब वो बाहर आए हैं तो उन्हीं रास्तों पर, उसी पर चलकर वो आगे की राजनीति को भी बढ़ाना चाहेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 बजे जब वो आम आदमी पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे पार्टी मुख्यालय से, तो वहाँ से भी ये देखना होगा कि वो क्या बातें कहते हैं। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो कल से पार्टी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर थे उस पद पर दोबारा रहेंगे, यानी कि वो कैबिनेट में शामिल होंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम बनेंगे और फिर दिल्ली का कामकाज जो है वो आगे बढ़ाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होगी दीपा कि दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। फरवरी में दिल्ली में चुनाव होते हैं और चुनाव से ठीक पहले मनीष सिसोदिया का बाहर आना इसलिए भी आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि इस बार का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है, मनीष सिसोदिया भी बाहर नहीं होते, सत्येंद्र जैन भी खुद जेल में भी मौजूद हैं। तो पार्टी के इस जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसे किस तरीके से लड़ती, किस तरीके से आगे बढ़ाती, तो उसको लेकर भी एक बड़ा बूस्ट है। बिल्कुल। और दीपक, जिसका जिक्र आपने किया ना कि एक बार फिर से सरकार में शामिल होंगे मनीष सिसोदिया, ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कही जा रही है। ये कब होगा? ये सब कैबिनेट का हिस्सा फिर दोबारा से कब बनेंगे मनीष सिसोदिया और डिप्टी सीएम पद की वो फिर से दोबारा से उस पद को कब संभालेंगे? इसके बारे में मिल रही है क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का इंतज़ार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें अंदर राजघाट की दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही वो राजघाट गए हैं और वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से बात करते हैं नहीं, ये देखना होगा। हालांकि जब मंदिर से बाहर निकले थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और तब उन्होंने कहा था कि भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ और भगवान के आशीर्वाद के साथ आगे का कामकाज शुरू करूँगा। लेकिन अब हलचल बढ़ गई है और कभी भी राजघाट पर से बाहर निकल सकते हैं मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इस वक्त राजघाट पर मौजूद है, जिसमें सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, ये तमाम लोग भी इस वक्त राजघाट पर मौजूद है। और देखिए हलचल बड़ी है, तमाम नेता बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हमें कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक दिख रहे हैं, संजय सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक प्रवीण कुमार भी नजर आ रहे हैं। और अब इन्हीं के पीछे ये देखिए मनीष सिसोदिया भी अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर मीडिया का जी अच्छा बात करेंगे यहाँ पर मीडिया से सिसोदिया। देखिए मनीष सिसोदिया अभी मंदिर से जब बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। हालांकि बहुत कुछ कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद है कि वो शायद मीडिया से कुछ कहें, कुछ बात कहें जो उन्हें कहना चाह रहे हैं। 17 महीने जेल में रहने के बाद जब वो कल तिहाड़ से बाहर निकले थे तब भी उन्होंने कहा था कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते उन्होंने एक नारा दिया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश की गई, ठीक है, नजर लगातार बनी हुई है। आप भी वहीं पर मौजूद है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कि कोलकाता में डॉक्टर का कातिल कौन है, ये सवाल बना हुआ है। कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे दें कि पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार करके पूछताछ उससे की जा रही है। सरकार ने जांच के लिए इस पूरे ही मामले में एसआईटी का गठन भी किया है, एसआईटी बनाई है। प्राथमिक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सामने आई, उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ कि डॉक्टर का गला घोटा गया था, ये जानकारी सामने आ रही है। और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, उससे लगातार पूछताछ भी हो रही है। अब सरकार ने इस पूरे ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है जो इसकी जांच करेगी। पुलिस तुम्हें उल्टे चढ़ाओ, पुलिस दलाल दूर हटो, पुलिस दलाल दूर हटो, बीजेपी गिरफ्तार। इसी पर शुभाशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। शुभाशीष, क्या जानकारी मिली है, क्या क्या एक्शन हुआ है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, सारी जानकारी साझा कीजिए। दीपा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं खड़ा हूं कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में,
सरकारी मेडिकल कॉलेज में आरजीकर अस्पताल, और उस आरजीकर अस्पताल से जो कल का जो नजारा मिला था, यहाँ पे एक पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की यहाँ पे उनका हत्या हुई है, ऐसा आरोप आ रहा था। और उनके परिवार का आरोप था कि बलात्कार के बाद उनका हत्या किया गया है, और पोस्टमार्टम के बाद ये बात आज पुलिस को भी कहना पड़ रहा है कि हाँ, पहले बलात्कार किया गया था और फिर उस डॉक्टर के हत्या किया गया है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आपातकालीन बिल्डिंग है, वहाँ की चौथी मंजिल पे एक सेमिनार रूम है। रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो डॉक्टर, और वहाँ पे उनको रेप किया गया, फिर उनका मर्डर किया गया। ऐसा ही पोस्टमार्टम के बाद जो लोग जांच कर रहे हैं उनका कहना है। इस सिलसिले में एक यहाँ के जो कर्मचारी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, बाहर ही है, फिर भी हर वक्त यहाँ अस्पताल के अंदर वो मिलते हैं। ऐसे एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारी मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर लोग वो यहाँ पे बैठे हैं, और उनका कहना है कि असुरक्षा का माहौल है और उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी जब करते हैं ये डॉक्टर लोग, उनका कहना है कि उनका सिक्योरिटी क्या है। और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे कि पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, एक जन को गिरफ्तार किया गया है, आप लोगों का अभी मांग क्या है? अभी हम जिसे भी गिरफ्तार किया है उन लोग, हम चाहते हैं कि पूरी जस्टिस मिले जिसके साथ ये हुआ है। बहुत ही मतलब हम लोग बहुत शॉक्ड है और शेमफुल भी है, क्योंकि आरजीकर इतनी बड़ी कॉलेज है, हमारे इंस्टीट्यूशन में उसके डिपार्टमेंट में एक लड़की, उसका रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ। वी वांट जस्टिस, यही हमारा स्लोगन। सीज वर्क कब तक चलेगा? आप लोग सीज वर्क की देखते हैं, हमारा और भी सीनियर दादा है और जो बोलेगा हम लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम लोग जस्टिस चाहते हैं और हमारा सेफ्टी, हम लोगों को एक सिक्योर सेफ्टी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, हमारा दीदी करते हैं और भी स्टाफ्स है, सिस्टर इंचार्ज है, तो उन लोगों का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग ये सोच कर, रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये फर्दर ठीक किया जाए, ये हमारी मांग है। दीपा, जो कह रहे हैं ये लोग कि ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं और जांच पूरी तरीके से जांच किया जाए, ये इन लोगों का कहना है। ये जो प्राथमिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है सुभाषीष, उसमें क्या ये दुष्कर्म की, रेप की पुष्टि हुई है? उसमें कहा गया है जितना तक हम लोगों के पास जानकारी आ रहा है पुलिस के तरफ से, वहां पे ये देखा गया है कि उनके शरीर पे जो निशान मिले हैं उससे उनका रेप हुआ है, ऐसा ही प्रूफ आ रहा है। रात में नाइट ड्यूटी में थे वो, और वहां पे उसका पहले रेप हुआ, फिर उनका गला घोट के मर्डर किया गया है, ऐसे ही आरोप थे। और उस आरोप के पक्ष में ही ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जितना तक अभी पुलिस के हाथ आया है उतना ही अभी खबर है। ये जो संदिग्ध है संजय रॉय, इसके बारे में क्या जानकारी, कौन है ये अस्पताल में आते जाते हैं, लेकिन ये यहाँ से डायरेक्टली ये कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये संजय रॉय जो है वो यहाँ पे आते जाते हैं। यहाँ पे जो भी इनको काम धंधा मिलता है, कुछ आता पता, कभी एम्बुलेंस किसी को दे देते हैं, कभी यहाँ पे किसी को खाना ला के देते हैं, ऐसे कुछ काम यहाँ पे वो करते हैं। और वो वहाँ पे रात को 3 बजे या 4 बजे इस बिल्डिंग में इमरजेंसी वार्ड पे चौथी मंजिल पे सेमिनार रूम में वो कैसे पहुंचे, इसी की बात चल रहा है कि कोई बाहरी इंसान वो कैसे रात को 4 बजे सेमिनार रूम तक पहुंच सकता है। इसी के कारण यहाँ पे जो लोग यहाँ पे धरने पे लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि असुरक्षा का माहौल है, उनको सिक्योरिटी नहीं है, और इसीलिए उनके तरफ से बिल्कुल ठीक है। अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो महिला स्टाफ है वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। देखिए, अस्पताल में डॉक्टर की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है। बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। टीएमसी का कहना है कि हत्या पर राजनीति ठीक नहीं है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो गुनहगार होगा वो नहीं बचेगा। मुझे पता चला कि ये लड़की जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, हमारे वहाँ के एमएलए निर्मल घोष भी आए थे। मैं पूरा कागज देखा, छानबीन किया। एक तो अस्पताल बंद नहीं होने दिया ये लोग, 2 पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसको बोलता है, कोई भी अननेचुरल डेथ में जो होता है वो किया गया है।
इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद। डॉक्टर जो एमडी पढ़ रही थी उस पर ऐसी अत्याचार हुआ। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने से सब बताएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा। तो इस पूरे के मामले को लेकर राजनीति किस तरीके से हो रही है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, वो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। सुभाषिश वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुभाषिश, वहां पर जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, एक बार जरा उनसे और बात कीजिए। और इस प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल है, कौन कौन है? ये जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, कौन कौन है? दीपा, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कल से शुरू हो चुका है, क्योंकि इन लोगों के साथ काम करते थे जो इनका हत्या हो गई है, और ये कह रहे हैं कि वो असुरक्षित है। मैं अभिजीत को कहूंगा, मेरा कैमरा पर्सन अभिजीत दत्ता को मैं कहूंगा कि एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाने के लिए कि ये अस्पताल के सामने, एकदम इमरजेंसी के सामने ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। कोई हेल्थ वर्कर है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई जूनियर डॉक्टर है, लेकिन उनका कहना है कि वो यहाँ पे काम करने आते हैं, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, वो पेशेंट लोगों के लिए करते हैं, लेकिन उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे। ये आपका जो धरना चल रहा है, सीज वॉक चल रहा है, आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हम लोग को सिक्योरिटी से मतलब सही किया जाए, कि हम लोग तो अभी सेकेंड ईयर में हैं, हम लोग को भी जाके फोर्थ ईयर में नाइट ड्यूटी करना है, हम लोग को भी काम करना है। तो एक पीजीटीएन का अगर ये हालत हो रहा है, तो हम लोग एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, हम लोग का क्या हालत हो सकता है? तो हम लोग तो छोटे मोटे हैं, तो हम लोग को कुछ भी किया जा सकता है। तो हम लोग का ये मांग है कि वहाँ पे मतलब जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सही से सीसीटीवी लगवाया जाए, पहली बात। और सेकंड ये है कि हम लोग का सिक्योरिटी, हम लोग को एक रिकॉर्ड किया जाए कि कौन कौन कब कब कहाँ ड्यूटी जा रहे हैं, ताकि हमको आइडेंटिटी सबको पता रहे कि इतना स्टूडेंट यहाँ पे जा रहा है काम करने के लिए इस समय पे नाइट ड्यूटी। मैं और एक जन के पास जाना चाहूंगा कि अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई है, और ये जो घटना घटी है उसको लेके आपका क्या कहना? कहना तो मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ रहे तो इसलिए है क्योंकि हम लोगों का सेफ्टी भी, हम लोग भी सेफ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा घटना घट गया है, और पहले तो सब कुछ कोई स्टेप नहीं ले रहा था, फिर हम लोग आंदोलन किए और फिर स्टेप लेना हुआ और एक गिरफ्तार हुआ। अभी और भी हम लोगों को नहीं लगता कि एक ही जुड़ा हुआ है, इसमें और भी तो कोई जुड़ा हुआ हो सकता है। उसके लिए ठीक से तदंत करना चाहिए। इसके लिए किसी एक के लिए ये कह रहे हैं ये लोग कि एक लेडी डॉक्टर की हत्या की गई है, इसके मामले में पहले तो उनको इंसाफ मिले और महिला सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, इसकी ये मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लगातार नजर आप बनाए रखिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बनी है हमारी नजर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, वायनाड में तबाही का जायजा लेंगे पीएम मोदी। इस वक्त पीएम को रिसीव करने केरल के सीएम पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कन्नूर पहुंच चुके हैं, और जो तबाही वायनाड में हुई है भारी लैंडस्लाइड के बाद, उसका जायजा लेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में ग्राउंड और एरियल सर्वे करते हुए आपको दिखाई देंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम को रिसीव किया। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। केरल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका ग्राउंड और एरियल सर्वे शुरू हो जाएगा। वहां पर कितनी तबाही मची है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, अभी कितने लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आपको एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं कन्नूर की।
जब पीएम वहां पर पहुंचे और उनको रिसीव किया पिनराई विजयन, जो कि केरल के सीएम हैं, कन्नूर की ये तस्वीर एयरपोर्ट की। दुनिया के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन देश की संसद के भीतर से जो तस्वीर सामने आई वो कह रही है कि नाम में बवाल भी रखा है और सवाल भी रखा है। वो बवाल और सवाल जिसका आगाज इस बार मॉनसून सत्र की शुरुआत में हो गई थी। बढ़ते बढ़ते वॉकआउट से लेकर माफी की मांग तक पहुंची। जया अमिताभ बच्चन के संबोधन पर आपत्ति का सिलसिला 29 जुलाई को शुरू हुआ था। वो मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तक जारी रहा। देखिए रिपोर्ट। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, माय टोन, नो 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 शिट गिवन टू यू, नो नो डोंट अप्लॉड नाउ, नो इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम, नो। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। देश की संसद के भीतर सभापति के टोन को लेकर टेंशन इतनी बढ़ गई कि बवाल मच गया। जया बच्चन ने जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाए, वो आग बबूला हो गए। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. जगदीप धनखड़ नाराज हो रहे थे और विपक्ष के तमाम सांसद सदन में नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने आगे इस मुद्दे पर किसी भी सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी तो तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जया बच्चन को आखिर गुस्सा क्यों आया? क्या जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से आपत्ति है? जया बच्चन को सभापति जगदीप धनखड़ की कौन सी टोन से इतनी आपत्ति है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको सदन की 29 जुलाई की कार्यवाही देखनी होगी, जब जया अमिताभ बच्चन का पहला एपिसोड हुआ था। तारीख 29 जुलाई, वक्त दोपहर 3:43। राज्यसभा में उपसभापति जया बच्चन का नाम लेते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता।
यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा। उपसभापति श्री हरिवंश कहते हैं कि जो नाम आपने लिखा है मैं वो ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जया बच्चन की आपत्ति और गुस्सा बढ़ता जाता है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है हम नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। हालांकि इसके बाद वो दूसरे मुद्दे पर जाती है, लेकिन उस दिन भी जया बच्चन ने वो लाइन कही थी जिस पर शुक्रवार को राज्यसभा में घमासान हुआ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। आप समझिए कि 29 जुलाई को जया अमिताभ बच्चन वाला एपिसोड खत्म हो गया था, लेकिन 3 दिन बाद 2 अगस्त को इस एपिसोड में नया चैप्टर जुड़ा और इस बार सभापति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ आसीन थे। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, इस बार सदन का माहौल बिल्कुल अलग था। पहले जया हंसते हुए अपना नाम अमिताभ के साथ लेती हैं और इस पर सभापति भी ठहाके लगाते हैं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने बताया कि वो जया और अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फैन हैं। ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. थैंक यू सर। हाँ। मॉनसून सत्र चल रहा था और जया अमिताभ बच्चन का एपिसोड हर 3 दिन पर दोहराया जा रहा था। तीसरा एपिसोड 5 अगस्त को हुआ। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ सदन को बताते हैं कि नाम अगर किसी को बदलना है तो उसकी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन जया कहती हैं कि नाम पर उन्हें गर्व है। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। I'm very proud of my name and my husband and his achievements। मैम आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat। I'm very happy। One second, take your seat। So don't worry। No। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second। मेरा माननीय सदस्यगण, जया बच्चन आपत्ति जताती हैं कि बाकी सदस्यों के नाम के साथ उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लगाया जा रहा। now your supplementary number 4 to श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये तो रही बात जया बच्चन के नाम को लेकर चल रहे विवाद की। जब खबर आई तो लगा कि जया अपने नाम को लेकर फिर से भड़की हैं, लेकिन हमने जब पड़ताल शुरू की तो मालूम ये चला कि आज जो हुआ उसमें नाम तो सिर्फ एक बहाना बना। असली मुद्दा तो विपक्ष के अपमान का था। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सदन में सभापति उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। जया बच्चन ने सदन में सभापति के सामने इसका बम फोड़ दिया और फिर देश के सामने आया वो विवाद जो अब तक सुर्खियों से दूर था। क्या है ये जरूरत नहीं है मगर ठीक है कर रहे हैं। आई एम नॉट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड्स अचीवमेंट्स ऑफ हिम। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ बच्चन। बच्चन काफी नहीं है,
बिल्कुल। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि सदन से वॉकआउट करने की वजह एक तो ये है कि विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा और ऊपर से उनका अपमान किया जा रहा है। यू कैनॉट, और हर चीज में आप आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई नेवर सेड आई दिस, ये सब गलत चीज़ है। जब हाउस के फ्लोर में कोई चीज़ कही जाती है उसको आप चेंबर में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? उसकी सफाई हाउस के फ्लोर में होनी चाहिए। आप इतना गुस्सा करके बैठ जाइए आप जी। ये सब अच्छी बात नहीं है। नाम पर कोहराम के बीच अपमान का मुद्दा कहां से आया, इसके लिए आपको 30 जुलाई को राज्यसभा में राजस्थान के बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी का एक बयान सुनवाते हैं। मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। यहाँ तक जो पहुँचने का अब इस बयान के एक दिन बाद यानी 31 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घनश्याम तिवाड़ी के परिवारवाद वाले आरोप पर बेहद भावुक तरीके से सदन में जवाब दिया। ये पॉलिटिक्स में ये पहला जनरेशन है मेरा मैं खुद ही अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन जीना। हालांकि विरोध जताए जाने के बाद सभापति धनखड़ ने अपने कमरे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक बंद कमरे में तिवाड़ी ने खड़गे की खूब तारीफ की, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि बंद कमरे में नहीं, तिवाड़ी सदन के अंदर खेद जताएं। आज कहा गया कि घनश्याम तिवाड़ी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवाड़ी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था। मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया।